हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हाथ पाटिल और आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसमें अपन देखेंगे लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने वाटर से रिलेटेड लेक्चर्स थे अपने, ठीक है। वाटर से रिलेटेड चैप्टर थे यूनिट 1 और यूनिट 2 जिसमें अपन ने वाटर क्या होता है वो समझा, ठीक है। उसके बाद वाटर को अगर हार्ड वाटर है तो उसको किस तरह से सॉफ्ट किया जाता है वो समझा। एग्जाम में अगर वेटेज देखें उन दो यूनिट्स का तो 21 से लेके 28 मार्क्स का होता है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो है उसमें से पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर वो भी नहीं आए, बैटेज इधर उधर हो जाए तो आपके 14 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसमें से पक्के आना, दोनों में से दोनों यूनिट को मिला के, ठीक है। तो अगर आपको, मैं स्टार्ट करने से पहले ये चाहता हूँ कि जो अपना यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो भी रिव्यू रहा हो, अगर आपने मेरे से पढ़ा है यूनिट 1 और यूनिट 2, आपको कैसा लगा। मैं ये हर फर्स्ट वीडियो में बोलता हूँ, चाहे मैंने यूनिट 2 स्टार्ट कराया हो, ठीक है, या यूनिट 3 स्टार्ट करा रहा हूँ, कि आपको जो मैंने 2 यूनिट पढ़ाई वो आपको कैसी लगी, उसका जो रिव्यू है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना मेरी पहली वीडियो में। जिससे जो अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक की होगी, आपको समझाने में थोड़ी सी अलग तरीके से नहीं समझा होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब जो भी आपको हॉनेस्ट रिव्यू सही हो या गलत हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। जिससे क्या है, मैं ये वाली जो यूनिट करा रहा हूँ इसको मैं इंप्रूव कर पाऊंगा आपके रिव्यू की वजह से, ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट अपनी 3rd यूनिट का, जिसमें अपन समझेंगे आखिर जो ये टर्म है चैप्टर का नाम लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन, ये आखिर होता क्या है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। ये वाली यूनिट सिर्फ अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इसमें से आता नहीं है ना। तो अपन थ्योरेटिकल पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे और जो जो एग्जाम में आने के चांसेस है उन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी पढ़ा है, हर टॉपिक को उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड है, जिसको समझ के, जिसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए और वो समझ के आप एग्जाम में लिख दें, मैं उतना ही आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। जिससे आपको ज़्यादा हेडेक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, आखिर जो ये यूनिट में कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा अपना पार्ट की इंट्रोडक्शन समझेंगे, आखिर क्या होता है लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन। सेकंड अपन मैकेनिज्म समझेंगे लुब्रिकेशन का। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है ये समझेंगे। फ्लैश एंड फायर, क्लाउड, एनिलीन, एसिड रेन, स्पोनिफिकेशन और स्टीम्युलेशन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टॉपिक है अपने, ये शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये 4 क्वेश्चन जो है आते हैं और 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे अपन लोग, हर पॉइंट के कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे और ये समझते समझते इसकी जो थ्योरी आपको एग्जाम में लिखनी है वो भी आपको नोट्स के जरिए, जो अपनी स्लाइड है इसमें नोट्स के जरिए, जो आपको नोट्स साथ साथ में बनाते चलने, जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए और जिसको पढ़ के आप एग्जाम में लिख दें, ठीक है। तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चल इन सारों के भी अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, आखिर जो लुब्रिकेशन है और लुब्रिकेंट होता क्या है। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन पे पहुंचने से पहले मैं आपको लुब्रिकेंट की डेफिनेशन एक बार दिखा देता हूं। क्या है लुब्रिकेंट? अ सब्सटेंस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 रिलेटिवली मूविंग सरफेसेस फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इसमें 2 टर्म का यूज हुआ है, फ्रिक्शन एंड वियर इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। मतलब 2 टर्म का इसमें यूज हुआ है। पहला तो मूविंग सरफेसेस, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, और दूसरा ये फ्रिक्शन। अब ये क्या है, ये तो अपन ने 11th 12th में पढ़ के आया था जब अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये बात कहें तो लुब्रिकेंट्स किस काम में आते हैं? लुब्रिकेंट्स इस काम में आते हैं कि 2 मूविंग सरफेसेस के बीच में, जब 2 मूविंग सरफेसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल बताऊं, ये 2 अपने मूविंग सरफेसेस है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब कुछ ऐसा रहता है कि इनके बीच में क्या रहता है, अपने पीक्स और वैलीज रहते हैं, जिसकी वजह से क्या इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है ना। इतनी चीज अपन को समझ है लुब्रिकेंट्स क्या होता है। अब डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पे बढ़ते हैं, फिर अपन लुब्रिकेंट वाली डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। जैसे अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, इंट्रोडक्शन में ये रहा अपना सरफेस, ठीक है। ये अपने ये पहला फर्स्ट सरफेस है, जैसे मैं एक पेन ले लेता हूँ, ये अपना फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। ये अपना दूसरा सरफेस है, सेकंड सरफेस, ठीक है। जब ये मूविंग कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, अपन को लगता है कोई भी सा भी सरफेस हो, जैसे अगर ये 2 सरफेसेस की बात करें, अपन को लग रहा है ये 2 प्लेन सरफेसेस है, ठीक है। पर अगर माइक्रोस्कोपिक या फिर बहुत नैरो डाउन करके अपन देखेंगे तो हर जो अपना सरफेस है उसके बीच में ये ऐसे पीक्स और वैलीज रहेंगे। पीक्स मतलब ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं अपन को, ये होगा अपने पीक्स, और वैलीज मतलब जो ये अंदर साइड में ये अपने वैलीज होगा, ठीक है। तो कोई सा भी अगर प्लेन सरफेस भी हो तो अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसमें ये बड़े बड़े पीक्स और वैलीज रहते हैं, ठीक है। अब क्या रहता है, जैसे ये 2 पीक्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां 2 पीक्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये 2 मूविंग सरफेसेस एक दूसरे से ऑपोजिट में जाते हैं, तो क्या रहता है, ये वैलीज तो इससे टकराती नहीं, जो पीक्स हैं एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जैसे हार्ड मेटल है
और ये सॉफ्ट मेटल है। जब ये एक दूसरे टकराएंगे तो इसमें क्या होगा, वेल्डिंग जंक्शन पैदा होगा। वेल्डिंग जंक्शन मतलब ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसके उधर से यहाँ पे वेल्डिंग जंक्शन पैदा हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इसमें से दोनों के दोनों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये सॉफ्ट वाला पार्ट है, ये क्या है, टूट के यहाँ से नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर वियर एंड टियर। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब ये टूट के गिर जाएगा, जिसकी वजह से जो अपना मेटल है, जो ये काय के लिए अगर रिलेटेड, अगर जो अपना लुब्रिकेंट है ये रिलेटेड से होता है मशीन से। मशीन्स अपन ने देखा है मेटल की होती हैं और वो मूविंग या स्लाइडिंग कंडीशन में होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है, अगर इसका पार्ट यहाँ से गिर के टूट जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसी को अपन, इस चीज़ को अपन को बचाने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाता है, जो अपन मशीन के जो पार्ट है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं इमेज के जरिए आपको थोड़ा सा बताऊं, ये जैसे अपनी मोटर टाइप की मशीन है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रफ टाइप की हो जाती है, इसमें रफनेस पैदा हो जाती है और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ रहती है। जैसे ये ऊपर नीचे वाला पार्ट है जो अपने पीक्स और वैलीज की बात करी थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसके टूटने, जब ये मूविंग कंडीशन में रहती है एक दूसरे के अपोजिट में, तो इसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके लिए अपन क्या करते हैं, ये लुब्रिकेंट्स का बीच बीच में यूज़ करते हैं, जो ये अपनी वैलीज वाली जगह है इसको फिल कर देते हैं लुब्रिकेंट्स, है ना, जिसकी वजह से वाली कंडीशन, जो वियर एंड टियर या डिफॉर्मेशन वाली कंडीशन है, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने समझाई है उसी को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, थ्योरेटिकल पार्ट में आपके लिए प्रेजेंट कर दी। इसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला, ऑल सरफेसेस वेदर हार्ड हो या सॉफ्ट हो, कोई सी भी सरफेसेस चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उसमें पीक्स एंड वैलीज रहती हैं। पीक्स मतलब ये जो अपने ऊंचे ऊंचे चीज़ हैं, और जो वैलीज हैं वो ऊपर वाली। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्पिरिटीज। इतनी चीज अपन को, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन अपन को ये लिखनी है अगर अपने लुब्रिकेंट का क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे तो अपन को चीजें आराम से क्लियर हो रही होगी। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, जब दो सरफेसेस को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, दीज पिक्स टच ईच अदर कॉजिंग द सरफेस टू डिफॉर्म स्लाइडली, मतलब टूट जाती हैं थोड़ी छोटी छोटी सी, स्पेशली इफ द मटेरियल आर सॉफ्ट और बैंड। अगर आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत जल्दी बैंड हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, मतलब बैंड वाली या फिर टूट जाने वाली वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर थर्ड वाली पॉइंट देखेंगे, द एक्चुअल एरिया वेयर कॉन्टैक्ट अकर इज मच स्मॉलर देन इट एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटीज। ठीक है, ये चीज़ अपन को क्लियर हुई। अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपन को पता चल गया कि आखिर लुब्रिकेंट्स का यूज़ जो है वो किस लिए किया जाता है। कोई भी मूविंग सरफेस रहते हैं उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज रहती हैं, जैसे पीक्स और वैलीज की फॉर्म में। जब ये एक दूसरे से प्रेस होती है, ठीक है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे से होती है तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या है, वेल्डिंग जंक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर और डिफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी को रोकने के लिए अपन लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज अपन को क्लियर हुई। ये डायग्राम को और ये पॉइंट्स को अपन को नोट कर लेना है, जिससे नोट्स बहुत प्यारे बने अपने। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट्स कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कुछ और अपना थ्योरेटिकल पॉइंट है जो अपन को एग्जाम में अच्छी डेफिनेशन बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, जो मैंने समझा ये सारी चीज़ें वही लिखी है। अगर मैं इसको समझाने पे जाऊँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो बताया वही है, तो आप इसको सिंपली नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसके आप नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे आप जब एग्जाम में रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पे जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, वही रोलिंग फ्रिक्शन जो मशीन करती है। ठीक है, जैसे अगर ये डायग्राम ही बताया, जब ये मोटर घूमती है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वही स्लाइडिंग अपन को नाम से क्लियर हो रहा है, फिसलने वाला, तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, आप बस एक बार लैंग्वेज को पढ़ेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। मेरा काम है समझाना, तो मैं उतना काम कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जिससे आपके नोट्स भी बन जाए, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक टर्म का यूज हुआ था अपना फ्रिक्शन हीट और वियर एंड टियर या फिर सरफेस डिफॉर्मेशन, जो मैंने आपको समझाने के टाइम पे यूज़ किया था, उसको समझ लेते हैं। उसकी डेफिनेशंस क्या होगी अगर उसको एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो। ठीक है, जैसे अगर फ्रिक्शन को, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है, जैसे अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करना हो तो किस तरह से करेंगे, अ रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय मेटल टू मेटल पार्ट्स इन अ मशीन। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, अ रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय मेटल टू मेटल पार्ट इन अ मशीन। जो मशीन में मेटल टू मेटल एक दूसरे टकराते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि जो अपने पास दो सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस होगा, एक ये सरफेस होगा, दोनों जब एक दूसरे टकराएंगे, अगर इसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, अगर वियर एंड टियर होगा, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ तरीके के होंगे, जैसे अपनी मशीन्स थी, तो क्या होगा, इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होगा। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन।
ड्यू टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस विच रिटार्ड्स देयर मूवमेंट इज नॉन एज फ्रिक्शन। इतनी चीज़ अपन को क्लियर हुई, ठीक है। जो फ्रिक्शन अपन समझ रहे हैं कि अगर दो मशीन के पार्ट्स, जो मेटल के पार्ट्स रहते हैं, उसके बीच में अगर रेजिस्टेंस पैदा होता है, उसी को अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। अब फ्रिक्शन हीट क्या होता है? अब ये रेजिस्टेंस जब पैदा होता है, ठीक है, दो मेटल पार्ट्स के बीच जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, ठीक है, उसी में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ड्यू टू फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या है, उत्पन्न होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है, जो क्या रहता है, जब ये दो सरफेस एक दूसरे से रेजिस्ट करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन हीट। इतनी चीज़ अपन क्लियर। थर्ड जो अपन ने पढ़ा था वियर एंड टियर या फिर सरफेस डिफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे अगर सरफेस डिफॉर्मेशन क्या, ये जो पार्ट है, ठीक है, मेटल के पार्ट है, अगर ये टूट के गिर जाए उसी को अपन सरफेस डिफॉर्मेशन या वियर एंड टियर बोलते हैं। वो क्या कहलाता है, appreciable deformation warm out particle or softer metal by hard metal in ductile metal during motion the moving sliding surface। ठीक है, आई होप सो जो अपनी डेफिनेशन से वो बहुत से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको नोट कर लेना है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हीट क्या होता है, शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे, तो यही डेफिनेशन आपको वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं आखिर लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन क्या होता है। अपन ने समझ लिया पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कि लुब्रिकेंट्स का यूज किस तरह किस लिए किया जाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं आखिर लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट अ सब्सटेंस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू रिलेटिवली मूविंग सरफेस फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड वियर इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो जो मूविंग सरफेसेस हैं अपने, ठीक है, दो जो मूविंग सरफेसेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जब वो एक दूसरे के अपोजिट में मूव करते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है या वियर एंड टियर या सरफेस डिफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है लुब्रिकेंट्स का। ठीक है, सिंपली अपन ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये अपने मशीन के पार्ट हो गए, जब ये रोलिंग कंडीशन में होते हैं, इसमें क्या रहता है, ये अपना पीक्स भी होते हैं और इसमें वैलीज भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें वियर एंड टियर या फिर सरफेस डिफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इसको अपन को रिड्यूस करने के लिए ये जो लुब्रिकेंट है, ठीक है, ये ग्रीस की तरह भी हो सकता है। अपन समझेंगे आखिर लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट में समझेंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए ये अपना लुब्रिकेंट है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो अपनी वैलीज है इसमें भरा जाता है, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो पूरा प्लेन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अपनी वियर एंड टियर या फिर सरफेस डिफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। लुब्रिकेंट क्या होता है वो समझ में आया। पिक्टोरियल फॉर्म में जो अपनी पिक्चर की फॉर्म है उसमें भी अपन ने समझ लिया आखिर लुब्रिकेंट क्या होता है। अब लुब्रिकेशन समझ लेते हैं। इसी के प्रोसेस को, जो ये अपन प्रोसेस कर रहे हैं लुब्रिकेंट को डालने की, इसी की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन मूविंग सरफेसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। जो इसकी प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। आई होप सो अपना लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन बहुत से समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है। ये चैप्टर का नाम है, अपन को ये क्लियर हो जाता है कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, ये चैप्टर अपन को समझाना क्या चाहता है, तो अपन चैप्टर पढ़ने में भी अपन को मजा आता है। ठीक है, तो इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई, आई होप सो आपको भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं आखिर फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। क्या क्या फंक्शंस है लुब्रिकेंट। सबसे पहला, इट रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है उसको ये क्या करता है, कम करता है। सेकंड, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, जो मशीन की एफिशिएंसी है उसको ये इंक्रीज करता है। इट एफिशिएंटली प्रिवेंट द इंटरलॉकिंग और इंटरजॉइंट वेल्डिंग एट द सरफेस एस्पेरेंट। ठीक है, ये क्या करता है, जो अपने इंटरलॉकिंग और ये इंटरजॉइंट हैं, जैसे वेल्डिंग के टाइम पे, जैसे ये 2 मिनट यार, मैं इमेजेस के जरिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंटरलॉकिंग मतलब ये जो बीच बीच के छूटे हुए अपने सरफेसेस हैं, इसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, मतलब जोड़ता है, जिसकी वजह से जो अपनी वियर एंड टियर या सरफेस डिफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम होती है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। फोर्थ पॉइंट अपना, इट इंक्रीज द स्मूथ मोशन ऑफ द मूविंग पार्ट। ये क्या करता है, स्मूथ मोशन, अगर लुब्रिकेंट डालेंगे वो क्या रहता है, चिकनाहट होती है उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से जब वो अपने कोई रफनेस वाले पार्ट में या फिर इरेगुलरिटी जिस पार्ट में होती है उसमें जब अपन लुब्रिकेंट को डालते हैं तो वो क्या करता है, उस पार्ट को स्मूथ बना देता है। ठीक है, उसके बाद इट रिड्यूस द सरफेस डिफॉर्मेशन वियर एंड टियर। वही ये सरफेस डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जो अपने वियर एंड टियर, जो अपना सरफेस टूट के गिर जाता है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है।
उसके बाद इट रिड्यूस द एक्सपेंशन ऑफ मेटल बाय लोकल फ्रिक्शन हीट। जो लोकल फ्रिक्शन हीट है उसकी वजह से जो मेटल का एक्सपेंशन होता है उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट द मटेरियल फ्रॉम कोरोजन। जो कोरोजन होता है, ठीक है, रस्टिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है उससे भी अपन को जो अपना मेटल है उसको बचाता है, ठीक है। समटाइम इट स्टॉप द लीकेज और गैसेस और प्रेशर फ्रॉम द सिलेंडर, ठीक है। जो अपना सिलेंडर है, मेटल का सिलेंडर, उसमें जो गैसेस लीकेज होती है या फिर प्रेशर लीक होता है उसको भी ये बचाता है, उसको भी ये कम करता है, ठीक है। आई होप सो जो अपने फंक्शंस हैं वो बहुत से क्लियर हो गए होंगे, लुब्रिकेंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको आपको नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बताइए लुब्रिकेंट्स क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है, उसके फंक्शंस पूछ लेगा या क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, मैकेनिज्म पूछ लेगा, ठीक है। सारी चीज़ें पूछेगा और सारी चीज़ों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैंने क्या समझा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट किया कि अपन को लुब्रिकेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। लुब्रिकेंट की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपने जो मेटल हैं वो स्मूथ नहीं रहते हैं, ठीक है। वो अपने चाहे वो स्मूथ दिखते हैं पर स्मूथ नहीं होता। अगर अपन माइक्रो बायोलॉजी मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या नैरो डाउन करके आप देखेंगे तो उसमें भी ये क्या पीक्स और वैलीज टाइप की रहती हैं, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, उसको जो अपनी सरफेस डिफॉर्मेशन या वियर एंड टियर वाली प्रॉब्लम आती है उसको कम करने के लिए अपना लुब्रिकेंट का यूज़ होता है, ठीक है। ये अपन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ी डेफिनेशन उसके बारे में जो समझाया वही लिखवा दी है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हीट क्या होता है, वियर एंड टियर, जो अपने टर्म्स यूज़ की उसको भी अपन डेफिनेशन की मदद से अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। फिर अपन ने समझा कि लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, जब अ सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू रिलेटिव, जो मूविंग सरफेसेस रहते हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट में जाते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन या फिर वियर एंड टियर वाली प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने के काम में लुब्रिकेंट आता है और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। उसके बाद अपन ने समझा आखिर उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। एक एक करके सारे फंक्शंस को लिख लें। अगर आप ये 8 लिखें, ठीक है, 8 ही लिखें ना, हाँ 8 फंक्शन लिखें। एग्जाम में 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है, फंक्शंस पूछे जाता है और लुब्रिकेशन पूछा जाता है। तो लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन की अपन को डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इसके फंक्शंस 7 फंक्शंस अपन को लिख देने, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अगर आपने यहाँ तक भी देखी है तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 से 3 मिनट निकाल के आप अच्छे से अपना रिव्यू दीजिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है। आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता ही होगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से सारी जो टॉपिक्स हैं वो मिल पाएँ और पूरी यूनिट अच्छे से बन पाए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि इस सेम में मैं बस 3 से 4 यूनिट ही कर पाऊँ, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल के आगे भी चीज़ यूनिट डालते रहूँगा, ठीक है। पर जितना मैं करवा रहा हूँ उतना मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। आप उतना भी पढ़ लेंगे, अगर 4 यूनिट भी पढ़ के जाएंगे तो आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 यूनिट आप बुक से या फिर कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा कि आपको नोट्स दे दूँ बाकी की यूनिट के, जिससे अगर मैं यूनिट यहाँ पर नहीं करवा पाता हूँ, थोड़े टाइम बाद करवाता हूँ, तो आप वो नोट्स के जरिए आप आराम से पढ़ पाएँ, ठीक है। उसके बाद जो अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स ये सचिन करा रहा है, ठीक है। इसके भी अपने 4th यूनिट जो है पहले डल चुकी थी और यूनिट 1 भी अभी डलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आपके सेम में ये सब्जेक्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सारे जो फ्री प्लेलिस्ट है इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अच्छे से मैंने बना दिए हैं। आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। इरफान भैया ने BME के भी 4 यूनिट जो है करा के रखे हैं, ठीक है। आपके 4 यूनिट से आप इस सब्जेक्ट को पास कर लेंगे, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ा, आपके नोट्स भी आराम से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसकी भी 1 यूनिट जो है डल चुकी है, ठीक है। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका यूनिट 1 डल चुका है, यूनिट 2 भी डलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन इससे ये अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर अपना कुछ पेड कोर्सेज हैं जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये अपने फर्स्ट या सेकंड सेम में रहते हैं, ठीक है, कोर्सेज। अगर आपको इसमें से किसी भी कोर्स में दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आपको लगता है प्रोफेसर अपन को समझा रहा है पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, हमने इतने सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री कर दिए हैं, पर ये कोर्सेज अपन फ्री क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है कि ये वाले कोर्सेज जो इसकी तरह अपन से 2 से 3 महीने में पढ़ के नहीं निकाल सकते,
इसको पढ़ने के लिए अपन को पूरा एक सेम देना होगा, ठीक है। अगर अपन लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं कोर्सेज को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कोर्सेज ऐसा है, ये अपने जो M2 दिख रहा है आपको, ईजी दिख रहा है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। अगर इसमें बैक लग जाती है तो आप इसको बहुत ही मुश्किल है इसको निकालना। थर्ड ईयर तक पहुँच जाते हैं फिर भी ये वाले इनके बैक नहीं निकलते, है ना। अगर आपको ज़रा सी प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्रोफेसर समझा रहा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक आपका मिल जाएगा। कोर्सेज का प्राइस 799 है, आप लेके चुपचाप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। इसमें आपको ढील नहीं देनी है इन कोर्सेज में, बस सिंपल यही चीज़ थी। बाकी ये हमने आपके लिए फ्री कर चुका है, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड किसी में भी आपको डाउट होता है, ठीक है, कोर्सेज लेने में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, सर्वर इशू होता है या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप इन नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको गूद दिया है पर इतना नहीं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउटिंग होती है तो आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको मेरे से बात करनी हो, ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ डाउट पूछना हो, क्योंकि मैं ऐसा है जो अपना कमेंट सेक्शन है उसमें पूरे डाउट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी रिलेटेड अगर डाउट हो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं और आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउट हो कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये मेरा आदित्य पाटिल .30, ठीक है, दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, DM करना है, वहाँ पे आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, ठीक है, चीज़ों से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं उतने अच्छे से डाउट क्लियर नहीं कर पाता, पर मैं वहाँ पे आपको पूरा ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हों, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर के कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।